आप सनातनी है क्या? सनातनी नहीं हम। क्या आप हिंदू नहीं हैं? हिंदू विवाह अधिनियम 1951 हम पर लागू नहीं होता। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम हम पर लागू नहीं होता। हिंदू भरण पोषण का अधिनियम हम पे लागू नहीं होता, तो हम हिंदू कैसे हुए? आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी सनातनी है। जो आप बात पूछ रहे हो बिल्कुल सही है कि हमारी अपने आप में आदिवासी समाज है, उसकी संस्कृति अलग है, उसका कल्चर अलग है, उसका रहन सहन अलग है, उसकी भाषा अलग है, उसकी बोली अलग है। रामकेश मीणा कह रहे थे मुझे, मैं वो भी बात कहना चाहूँगा, रामकेश जी मीणा साहब से ये पूछिए कि वो सनातनी के अंदर कौन से वर्ण में आते हैं? आदिवासी सनातनी नहीं है आपका? नहीं है। नहीं है? नहीं। तो इसका मतलब रामकेश मीणा गलत कह रहे थे? बिल्कुल, रामकेश जी मीणा जो कह रहे थे बिल्कुल गलत कह रहे थे। एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर सुधार करें तो फिर ये बेरोजगारी दूर हो सकती है। करोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा को किस तरह से देखते हैं आप? जी, किरोड़ीलाल जी हमारे लिए बहुत आदर्श हैं, क्योंकि कई सड़कों पे संघर्ष रहे उनके। नमस्कार, राजस्थान विधानसभा के पोर्च में हम खड़े हैं और इस वक्त हमारे साथ दो यंग लीडर्स हैं, यंग विधायक हैं, थावरचंद जी हैं और जयकिशन जी हैं, जो कि बीएपी बाप पार्टी के ट्राइबल इलाके के विधायक हैं। और जिस तरह से थावरचंद जी ने विधानसभा में बोला था, उसके बाद चर्चा है कि एक यंग लीडर और जो राजस्थान की विधानसभा में ऐसा लीडर आया है जो ज़बरदस्त तरीके से बोलता है। थावरचंद जी, आपकी बड़ी तारीफ हो रही है। मैं पत्रकारों के बीच में बैठा तो बोल रहे थे कि गजब तरीका प्रेजेंटेशन। क्या आप पहले नेता रहे हैं कि ऐसे बाय बॉन्ड है, क्या चक्कर है? नहीं नहीं, मैं कोई नेता नहीं रहा, ना घर में कोई नेता है। हम सिर्फ सड़कों पे संघर्ष करके अपनी मांगों को लेकर जनता ने यहाँ तक आने का मौका दिया, उनकी बात को रखने का मौका दिया। साथ में जो प्रेजेंटेशन की बात है, तो हम लोग लाखों आदिवासियों की आवाज़ को दिल से समझते हैं, इसलिए दिल से यहाँ बोल पाते हैं कि जो चीज़ें हम देखते हैं, जिस जिंदगी से हम गुजरे हैं, इसलिए वो चीज़ यहाँ बयां कर रहे हैं, हमारे दर्द को बयां करते हैं, हमारे वहाँ के इलाके की स्थिति को बयां करते हैं। जी। बील प्रदेश की मांग क्या अजीब सी मांग नहीं है? लोग पूछ रहे हैं कि क्यों बील प्रदेश, क्यों अलग प्रदेश? जी, हम आदिवासियों की संस्कृति, रीति रिवाज, बोली, भाषा, परंपराएं, पुरखाई खेतीबाड़ी व्यवस्था है, पूजा विधि दूसरों से अलग हैं। फिर हम लोगों को, हमारा जो भील समूह है वो यहाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के इलाकों को मिलाकर बना हुआ है। इस इलाकों के बीच में हमको 4 राज्यों में बांटा गया है। 4 राज्यों में हम लोग आज आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत नहीं हो रहे हैं। सरकारें आई गई, हम लोगों के साथ में वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया और हमको धीरे धीरे हाशिए की ओर धकेलते गए। तो आज इसी वजह से हम लोग अपना एक अलग स्टेट मांग रहे हैं, जहाँ पर 5वीं अनुसूची पूर्ण रूप पर लागू होगी, तो वहाँ पर खनन के नाम पर हम लोगों को विस्थापित नहीं किया जाएगा। और आज आप देखो, 5वीं अनुसूची के अंदर आर्टिकल 244(1) और 13(3) क के तहत हमारी ज़मीन पर कोई खनन नहीं कर सकता बिना ग्राम सभा की परमिशन से। लेकिन नियम ऐसे बने हैं कि पैसा एक्ट भी लागू है, ग्राम सभाएँ भी बन रही है, ग्राम सभा भी है, पंचायत का प्रावधान भी है। अब वो लोग कभी ग्राम सभा से परमिशन लेते हैं, तो कभी पैसा एक्ट से, तो कभी पंचायती राज से। तो आज इसका नतीजा ये है कि हमारे वहाँ पर सोने के अपार भंडार पाए गए हैं। ये बात कहकर भूकिया, जगपुरा जो हमारे बांसवाड़ा जिले के घाटोल में है, और साथ में दरियावत के आमलुआ, राटड़ी, डगोचा, इन गाँवों के अंदर अपार सोने के भंडार यूँ कह रहे हैं। और अभी उस भूकिया जगपुरा में नीलामी टेंडर हो चुके हैं। अब नीलामी टेंडर हो गए हैं, जो लोग बरसों से बैठे हुए थे, शायद उन्होंने कल्पना नहीं की थी, आज़ाद भारत नहीं था उससे पहले वो बैठे थे, और आज उनको अपनी ज़मीन, अपनी माटी से हटना पड़ेगा, तो उनको कितना करारा दुख होगा। ये दुख कौन समझेगा उनका? सरकारें बैठी हैं इस बिल्डिंग के अंदर और अंधी बहरी गूंगी हो जाती हैं ये लोग, और फिर हमारा आंसू को कौन समझेगा? जहाँ पर आज कई वीडियो हम देखते हैं, आज भी प्रशासन वहाँ जाके उनको दमनकारी नीति के साथ उठा के वहाँ से कहता है कि यहाँ से हटना पड़ेगा, यहाँ पर सोने के भंडार हैं। तो हमारी मिट्टी में हम पैदा हुए, हमारे पुरखों की यादें हैं, हमारी संस्कृति और रिवाजों से जुड़े हैं, उसको कैसे छोड़ दे? तो ये दुख हम अंदर से झेलते हैं, और इस आज वो वहाँ पर ये हो रहा है और नीलामी के आदेश आए हैं। सर, एक बात बताइए कि क्या आप हिंदू नहीं हैं? सर, सबसे पहली बात कि 1931 की आप जनगणना उठाओगे, 1931 से पहले का उठाओगे, तो वहाँ पर हमें आदिवासी धर्म कोड था। 1931 के बाद 51 तक हमारे पास आदिवासी अन्य में था, ओरिजिनल था। तो उससे बाद में 61 के अंदर जनगणना में हमें परिवर्तन किया गया। साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आप हिंदू हैं या नहीं? सीधे सीधे अभी और एक चीज़ और बताना चाहूँगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1951 हम पर लागू नहीं होता। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम हम पर लागू नहीं होता। हिंदू भरण पोषण का अधिनियम हम पे लागू नहीं होता, तो हम हिंदू कैसे हुए? रामकेश मीणा कल मुझे कह रहे थे
वो मुझे ये कह रहे थे कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी सनातनी है, क्योंकि प्रकृति की पूजा करता है और आदिवासी पेड़ों की पूजा करता है, आदिवासी मूर्ति पूजा करता है। क्या आप उनकी बात से सहमत है? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हमको जोड़ा, तो मैं मेरी बागीधरा विधानसभा की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद जोहार अर्पित करता हूँ। जो आप बात पूछ रहे हो बिल्कुल सही है कि हमारी अपने आप में आदिवासी समाज है, उसकी संस्कृति अलग है, उसका कल्चर अलग है, उसका रहन सहन अलग है, उसकी भाषा अलग है, उसकी बोली अलग है, तो उसकी अपने आप में अलग पहचान है। आप सनातनी है क्या? सनातनी नहीं है हम। वो तो कह रहे थे सनातनी है, रामकेश मीणा कह रहे थे मुझे। मैं वो भी बात कहना चाहूँगा, रामकेश जी मीणा साहब से ये पूछिए कि वो सनातनी के अंदर कौन से वर्ण में आते हैं? वो शूद्र में आते हैं या फिर किसी अन्य वर्ण में आते हैं? वो आदिवासी हैं रामकेश जी। तो रामकेश जी को ये कहना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग इनकी मनुस्मृति में नहीं आते हैं। हम इस देश के अंदर कोई धर्म उपजा ही नहीं था, उससे पहले का इस देश के अंदर आदिवासी है, धर्म पूर्वी है। आदिवासी सनातनी नहीं है आपका? नहीं है। नहीं है? नहीं है। तो इसका मतलब रामकेश मीणा गलत कह रहे थे? बिल्कुल, रामकेश जी मीणा जो कह रहे थे बिल्कुल गलत कह रहे थे। हम खैर उन्होंने क्या कहा कि उनके किस हिसाब से उन्होंने जो ये नहीं बयान कह रहा सर, वो ये कह रहे थे कि आदिवासी हिंदू नहीं है लेकिन सनातनी है, क्योंकि वो पेड़ों की पूजा करते हैं। हम लोग वो खुद भी आदिवासी हैं, वो पेड़ों की पूजा करते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। ये पूछिए कि हिंदू विवाह अधिनियम कोड उन पर लागू होता कि नहीं होता है, भरण पोषण का कानून उन पर लागू होता कि नहीं होता है। अभी जो चुनाव लड़े, फार्म भरे, तब तो कह रहे थे कि हमें भरण पोषण का कानून लागू नहीं होता, ये उन्होंने लिख के दिए होंगे। और साथ में ये उत्तराधिकार दत्तक वाला वो भी खाली रखा उन्होंने, वहाँ पर भी लागू नहीं होता है। और तमाम जो ST SC के यहाँ सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए अंदर, उनको पूछो, वो सरकार के साथ इसलिए बोलना पड़ता है उनको, उनकी टिकट का सवाल है। कांग्रेस के हो तो? नहीं, कोई भी हुआ, सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में। और बहुत सारे, जैसे कल कह रहे थे, कांग्रेस बीजेपी मिले हुए। एक और बात बताता हूँ, मिले हुए इससे कोई बुरी बात नहीं, हमारे वहाँ पे देखो के चुनाव लड़ते ही हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि कल एक और कह रहे थे समाराम जी घरासिया कि हिंदू नहीं है, उनके आरक्षण छीन लेंगे। आरक्षण इनके बाप की बपोती है क्या आरक्षण छीन लेंगे हमसे? आरक्षण हमारे कोई भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। और वो अधिकार हमारे समाज में जिस तरीके से हमारे साथ सदियों से जो हुआ, आज हमारे मुख्य धारा में लाने के लिए हमारी समाज को वो चीज़ें मिली हुई हैं, इससे कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। लेकिन सर आपके इधर एक मांग और चलती है, जो ईसाई बन गया वो ईसाई का भी लाभ ले रहा है और वो आदिवासी का भी लाभ, दो चीज़ों को लाभ कैसे लेंगे एक साथ? तो उनको हटा दीजिए। जो ईसाई बन रहा है, जो ये तो देखा जाए तो आदिवासी का धर्मांतरण हुआ है, आदिवासी को हिंदू में भी शामिल किया, आदिवासी को ईसाई में भी किया, तो माइनॉरिटी में भी किया होगा। तो आज सब लोग आदिवासी से ही धर्मांतरण हुआ ना, इस बात का मुझे कहना लग रहा है कि आप लोगों के साथ नुकसान हो। आज हमारी एक सदन के अंदर प्रमुख मांग और भी रही है, जो CO को लेकर थी, जो स्वास्थ्य हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे भाई नौजवान बहनें लगी हुई हैं, उसको लेकर भी मैंने सदन में अभी बात, क्या मामला उठाया? इस समय मैं ये बताना चाहूँगा कि ये लोग मेरे नौजवान साथी हैं, जिनको आज सरकारें धरातल पर सबसे मजबूती से वही काम करते हैं, गांव ढाणी में वही जाते हैं, सारी जांचें वही करते हैं, लेकिन उनका मानदेय पे ग्रेड है 4800 होना चाहिए, वो नहीं हुआ, वो लंबित मांगे कब से और उनकी कोई सुन नहीं रहा। दूसरा एक चीज़ और थी कि उनको 15,000 रुपये अलग से गवर्नमेंट के दिए जाते हैं, केंद्र सरकार के, जो 6 से 7 महीनों तक मिलते ही नहीं है। तो इसके अंदर भारी भ्रष्टाचार होता है, तो इसको इसी तनख्वाह के साथ में इंक्लूड किया जाए। इसके साथ में एक चीज़ और थी, जो महाराष्ट्र सरकार का पैटर्न है, महाराष्ट्र सरकार के अंदर TRI ये TSC द्वारा हम लोगों को इनको अलग से पे ग्रेड 15,000 रुपये दिए जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़, वही लोग वहाँ पर काम कर सकते हैं, तो ये लोग यहाँ काम करें, तो इनको भी यहाँ से राजस्थान के अंदर। आप दोनों युवा हैं, एक बात लास्ट पूछूंगा कि आप दोनों युवा हैं, राजस्थान में और देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, इसका समाधान कैसे होगा? आपके क्षेत्र में तो बहुत बड़ी समस्या है। इसका सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है कि सरकार के पास में आज की तारीख में हम देखते हैं तो सरकार जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम लागू कर रही है, तो एजुकेशन के अंदर प्राइवेटाइजेशन कर रही है, वो निजीकरण कर रही है, निजीकरण की ओर बढ़ावा कर रहे हैं। जैसे अपन देखते हैं कि यहाँ आज की तारीख में यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर लगते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके अंदर भी आज की तारीख में जो भी लोग लगाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऊपर आला कमान के जो लोग होते हैं उनकी मन मर्जी से लगाए जाते हैं। DU के अंदर अपन देख लें, हमारे जैसे यहाँ जनजातीय GGTU जो विश्वविद्यालय, उसके अंदर भी जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं सरकार से मिले हुए लोग रहते हैं। तो जो सरकार अपने आप में ये चाहती है कि यहाँ पर संविदा कर्मी के माध्यम से भर्ती हो, और जितने बेरोजगार हैं या जो मतलब बेरोजगार साथी हैं, उनको इंटेलिजेंट होने के बाद में भी, योग्य होने के बाद में भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। हमको आज की तारीख में जैसे जिस तरीके से युवा पढ़ाई करने के बाद में
वो बेरोजगार हो रहा है। तो सरकार को सोचने की आवश्यकता है, या तो उतना उनको वो एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से उसको सुधारने की ज़रूरत है, तो वो उस तरीके से उनको पढ़ाई नहीं करा, उनको जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर सुधार करें, तो फिर ये बेरोजगारी दूर हो सकती है। और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है देश के अंदर, कोई भी पार्टी इसको ख़त्म नहीं कर पा रही है। तो हमारा जो भाई है, जो पढ़ाई करने के बाद में उसको रोजगार के लिए भी एजुकेशन मिलना चाहिए, ताकि वो कम से कम रोजगार खुद का खड़ा करके। थावरचंद जी, आपको तो रोजगार मिल गया विधायक बन के, लेकिन और युवाओं के लिए क्या मांग उठाएंगे अब, युवा बेरोजगारों के लिए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। और रही बात हमारे इलाके के अंदर बहुत सारे अवसर हैं जहाँ पर, जैसे माइनिंग इलाका भी बहुत है, तो उनके अंदर बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र के नौजवानों को मिलना सर आप एक बात बताइए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि आपके इलाके में बहुत संभावना है, ट्राइबल का एक बड़ा अलग से बड़ा फंड भी आता है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे मत्स्य उत्पादन है, हमारे बहुत सारे तालाब है, निकट वगैरह हैं, तो उसके अंदर बाहर के लोगों को टेंडर दिया जाता है, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके अंदर बाहर के लोगों को, तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए जो पढ़े लिखे नौजवान। जी, एक समस्या आती है, ट्राइबल के अंदर कोई भी कंपनी आती है तो ट्राइबल आपके लोग विरोध करते हैं कि हमारा जल जंगल जमीन चल जाएगा, फिर वो कंपनी आती नहीं है डर के मारे। इसका कैसे समाधान निकालोगे आप? वो कंपनियां, हम जो जैसे एक कुटीर उद्योग इस तरीके का बता रहे हैं कि हमारा वहाँ जैसे तेंदुपत्ता है, महुआ है, इनका हर जगह उपयोग होता है। तेंदुपत्ते बहुत ये बीड़ी वगैरह बनती हैं, तो ये तेंदुपत्ता लोग हमारे इकट्ठे करते हैं जंगल से, उनको बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता है, तो वो तेंदुपत्ते की फैक्ट्री वहाँ की वो लग सकती है। पेपर लीक पे आपका क्या कहना है? पेपर लीक तो मैं ये कहता हूँ कि ये भारी समस्या है, और सरकारें कोई भी रही हो, ये सरकारें एक दूसरे को गालियाँ देती वो बात अलग है, कभी ये पक्ष को, कभी विपक्ष को, कभी गुजरात की सरकार को, कभी यहाँ की, लेकिन पेपर लीक कब से होता आ रहा है। ये पेपर लीक की समस्या के लिए कोई कड़ा प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नौजवानों के भविष्य का सपना टूट जाता है अचानक से, और बहुतों की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। जो मेरे इलाके में ऐसी स्थिति है कि नौजवान वहाँ से या तो खेत गिरवे रखेगा, या गहने गिरवे रखेगा, या मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करके इस जयपुर के अंदर कोचिंग। बताइए, करोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा को किस तरह से देखते हैं आप? जी, करोड़ीलाल जी हमारे लिए बहुत आदर्श हैं, क्योंकि कई सड़कों पे संघर्ष रहे उनके, और आज सरकार से जो उम्मीदें थी उनको, मंत्री पद जो दिया उनको, उसमें भी काट छाट के दिया। कृषि मंत्री का आधा पावर पंचायती राज का, तो कहीं ना कहीं वो जो जिस इंसान की इतनी काबिलियत थी उसके अनुसार उनको सीएम बनाना चाहिए, डिप्टी सीएम। इसके नाम पर तो आप पूर्वी राजस्थान की सारी सीटें ले गए बीजेपी वाले, और आज बने ही नहीं वो, तो उनको सम्मान को ठेस पहुंची। और शायद इस्तीफे के बाद में, अच्छा एक बात और थी, वो अपने वचन पे कटिबद्ध थे, तो वचन पे वो खरे उतरे। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, एक प्रदेश के अंदर जिसकी वजह से सरकार आई, 5 साल जिसने संघर्ष किया सड़कों पर, उसको वो सम्मान मिलना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से किरोड़ीलाल जी मीणा हमारे आदर्श भी हैं, और उन्होंने शुरुआती दौर से इस सड़क पे संघर्ष किया है, और जिस तरीके से उनका यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के अंदर जो सीटें आई हैं, तो हमारा भी मानना है कि पूर्वी राजस्थान की जो सीटें हैं वो किरोड़ीलाल जी मीणा की बदौलत आई हैं। तो यहाँ पर उनको जो कृषि मंत्री दिया, कुछ दूसरा मंत्रालय दिया, ऐसे करके उनको शांत किया गया है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ठेस लगी, और उनके जो पद दिया गया है मंत्री पद का, वो बिल्कुल उनका जो लेवल है उसके हिसाब से नहीं दिया गया है, और किरोड़ीलाल जी मीणा को तो सीएम बनाना चाहिए। तो ये थे ट्राइबल के 2 विधायक जिन्होंने साफ कहा कि किरोड़ीलाल मीणा को सीएम बनाना चाहिए। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, इनके क्षेत्र की कई समस्या इन्होंने उठाई, विधानसभा में सीएचओ का मुद्दा उठाया। बहरहाल अब इनसे लगातार हम बात करते रहेंगे। जितेश जेठमलानी, जयपुर, राजस्थान।